किया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो या तो रेजिडेंट होगा, द पर्सन कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सो या तो वो आर होगा या फिर एन आर। सो टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी इंडिविजुअल के रेजिडेंट स्टेटस पे और एनआर स्टेटस पे। क्यों हमें ये कैटेगराइजेशन करना है, क्यों हमें डिवीजन करना है? क्योंकि देयर विल बी वेरियस सोर्स ऑफ इनकम जहां पे एनआर को टैक्स नहीं देना है। तो क्या कंडीशन रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे राइट नाउ। और ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज आर और एनआर। अब एक बार अगर आर आ गया, उसमें फर्दर देयर आर टू क्लासिफिकेशंस। One is OR, another is NOR. OR is ordinarily resident and NOR is not ordinarily resident. तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए this one flow chart which will help us to categorize. First categorization will be for resident and non-resident. उसके क्लासिफिकेशन के लिए some basic condition is to be checked. तो बेसिक कंडीशन पहले चेक करेंगे। बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस है, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन, तब हम उसे एनआर कहेंगे। बेसिक कंडीशन क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार वो रेजिडेंट सेटिस्फाई हो गया, रेजिडेंट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया, then there are additional conditions. Additional conditions दो हैं। If both additional conditions are satisfied by the resident, तो उसे ordinarily resident कहेंगे। But if any one of these additional conditions, anyone is not satisfied or both conditions are not satisfied, तो उस पर्टिकुलर रेजिडेंट को हम लोग नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमने बेसिक कंडीशन डिस्कस की कि बेसिक कंडीशंस क्या हैं। तो बेसिक कंडीशंस में ए पार्ट बोलता है कि इफ द इंडिविजुअल और पर्सन, नॉट नेसेसरी इंडिविजुअल, इफ द इंडिविजुअल और पर्सन स्टेड इन इंडिया। राइट नाउ अगर स्टे की बात हो रही है, ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल। पहले हम इंडिविजुअल को समझ लेते हैं, फिर आई विल डिस्कस अबाउट द फर्म, कंपनी एंड एओपी एंड बीओआई। सो if the individual stayed in India for a period of 182 days or more, अगर वो इंडिया में 182 days या उससे ज्यादा स्टेड इन इंडिया, व्हेन कब वो स्टे करेगा? इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जिस ईयर का असेसमेंट कर रहे हैं उसके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज स्टेड मोर देन 182 days, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कब कहेंगे? जो हमने ऊपर फ्लो चार्ट देखा, इफ इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया फॉर 182 days और मोर देन दैट। अगर 182 days से कम स्टे करता है ना, लेट्स से 181 स्टे कर रहा है या 70 days स्टे कर रहा है, इफ द इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया लेस देन 182 days, तो हम और वाला कंडीशन चेक करेंगे। देखिए यहां पे बहुत क्लियर है ना, अगर 182 days या इससे ज्यादा हो गया तो चुपचाप रेजिडेंट डिक्लेयर करना और आगे बढ़ जाना है। सेकेंड, और कंडीशन कब चेक करेंगे? और कंडीशन विल बी चेक्ड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल हैज स्टेड इन इंडिया लेस देन 182 days। सो और कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days or more,
ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड यहां पे ध्यान देंगे और वाले कंडीशन में दो सब कंडीशन है। सब कंडीशन पहला क्या है कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज टू बी स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 60 days and 365 or more days during 4 preceding previous year. Please note here, ये जो हम 365 डेज या मोर की बात करेंगे, जो ग्रीन वाला है, जो 365 और मोर डेज के स्टे की बात करेंगे, दिस इज फॉर द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। इसको एग्जांपल के साथ समझ लीजिए, क्लियर होना बहुत जरूरी है। इफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, लेट्स से रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 1920 अगर हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है और इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा या 60 से ज्यादा स्टे किया है, देन वी विल चेक प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, मींस 18-19 चेक करेंगे, 18-19, 17-18 चेक करेंगे, 17-18, then we'll check 16-17 and 15-16, 15-16। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए ये, these are 4 preceding previous years। ये preceding वर्ड किसके लिए है, relevant previous year के पीछे के 4 साल में if that particular individual has stayed cumulatively 365 और more days, तो वो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा, उसको भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इज इट क्लियर? बेसिक कंडीशन क्लियर है क्या सभी को? प्लीज कंफर्म एवरीवन। बेसिक कंडीशन क्लियर है? यस, ओके, ग्रेट। एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे अब। एडिशनल कंडीशन जो हमें यह बताने जा रही है कि वंस एन इंडिविजुअल इज प्रूव्ड एज रेजिडेंट, अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट प्रूव हो जाता है, फुलफिलिंग द बेसिक कंडीशंस, नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दैट रेजिडेंट इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। उसके लिए हम लोग एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। अब ये एडिशनल कंडीशंस में 2 एडिशनल कंडीशंस हैं और इन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा टू द रेजिडेंट सो दैट ही इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और ये एडिशनल कंडीशन क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years, मीन्स रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो रेजिडेंट प्रूव होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रीसीडिंग 10 years है ना, रिलेवेंट ईयर के पीछे के 10 साल में किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट प्रूव हुआ हो। सो अगर हम देखें तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 1 बार रेजिडेंट और पीछे के 10 साल में 2 बार, और तो 3 बार टोटल उसको रेजिडेंट प्रूव होना है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years out of the preceding 10 previous years। preceding 10 previous years में any 2 years, किसी भी 2 साल में he should be resident of India। this is the first condition। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल करना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 days ड्यूरिंग 7 previous preceding years। तो पहला तो 2 साल रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा प्रीसीडिंग 7 years में, रिलेवेंट के पीछे वाले 7 साल में एटलीस्ट वो फिजिकली इंडिया में 730 days स्टे किया हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरली रेजिडेंट। If any one condition or both conditions are not fulfilled by or not satisfied by the resident, he will be called as resident but not
ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इज इट क्लियर? क्या क्लियर हुआ? बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशंस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म। यस, ओके। ऋषभ, धारनी, प्राची, दिव्या, निशा, रितु, माही, हरनीत, ओके। सो एवरीवन, इट इज क्लियर, राइट? इसमें हमें जो हमने अभी रेजिडेंट चेक कर लिया, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, इस केस में देयर इज 3 special or exceptional situations. These exceptional situations are for basic conditions. जो हमें ये प्रूव करना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉट रेजिडेंट है, रेजिडेंट है कि नॉट रेजिडेंट है। तो यहाँ पे 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस किस टर्म में एक्सेप्शंस हैं? प्लीज नोट हियर। फॉर द फॉलोइंग पर्सन्स, कंडीशन मेंशन इन 1B, 1B मीन्स बेसिक कंडीशन का और वाला जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन का और कंडीशन जो हमने डिस्कस किया, ये वाला जो और वाला कंडीशन है, ये एक्सेप्शन बन जाता है। above only shall apply to determine their residential status with 182 days instead of 60 days। मतलब बेसिकली इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो जो मैं 3 एक्सेप्शन केसेस बताने जा रहा हूं, देयर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब हमें ए कंडीशन को ही चेक करना है, या फिर आप अगर बी कंडीशन के टर्म में समझना चाहते हैं तो 182 डेज यहां रहेगा और 60 की जगह 182 ही रहेगा। 2 ईयर कंटिन्यू होना चाहिए ट्रेनिंग? नो 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 नो, कभी भी आयुष, कभी भी 2 साल में, पिछले 10 साल में कभी भी 2 साल वो रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, कभी भी चलेगा। ओके, राइट। तो ये एक्सेप्शन कंडीशन सिंपल है। एक्सेप्शन कंडीशन ये बोलता है कि बी वाले को, सिंपल सा, बी वाले को आपको नहीं देखना है। अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो हम यहाँ पे केस दे रहे हैं 182 डेज का कंडीशन फुलफिल करता है, तभी वो रेजिडेंट होगा। अगर 181 डेज में आ गया तो उसको एनआर बोला जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये 3 कंडीशन क्या है। एन इंडियन सिटीजन, प्लीज नोट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। ये तीनों जो कंडीशन है, दिस इज फॉर इंडियन सिटीजन। और इंडियन सिटीजन कैसे प्रूव होगा? तो वो या तो उसका पासपोर्ट इंडिया का हो, इंडियन सिटीजन हो, अभी के केस में उसका आधार इंडिया का बना हो। ऑब्वियसली आधार इंडिया का ही बनेगा। ठीक है? तो ये तीनों ही जो एक्सेप्शनल कंडीशन है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन सिटीजन है। डिफरेंस है इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन में। जैसे सुंदर पिचाई हो गए या सत्य नाडेला, ये अब इंडियन ओरिजिन माने जाएंगे, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। आई होप इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन में आप डिफरेंस जानते हो। यस सर बता दीजिए ना एक बार। ओके, इंडियन सिटीजन जिसने सिटीजनशिप इंडिया का लिया है, सिटीजनशिप इंडिया के लिया है, जो भी राइट है, वोटिंग राइट, ये सारे इंडिया के उसको मिला है, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अगर कोई किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, जैसे अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया या यूके का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, बट दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है? वो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और वहां पे ही सेटल्ड हो गए हैं। सिटीजनशिप उन्होंने उस पर्टिकुलर कंट्री का ले लिया है, तो वो इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, तो जब सत्य नाडेला इंडिया में आएंगे तो उनका पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, उनका पासपोर्ट यूएस का है, और तो वो यूएस के पासपोर्ट पे इंडिया आएंगे। सो दे आर सिटीजन ऑफ यूएस, या जो यूके में सेटल्ड है इंडियन, तो वो यूके के सिटीजन हो गए। बट क्योंकि वो इंडिया में कभी न कभी उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनका ओरिजिन इंडिया माना जाएगा, बट दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया।
Okay, so these three conditions are applicable for Indian citizen. पहला condition क्या है? An individual who is an Indian citizen living India, भारत को छोड़ के जा रहा है, सिटीजन है लेकिन लिविंग इंडिया। क्यों इंडिया को छोड़ रहा है? क्यों इंडिया को छोड़ रहा है? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। विजिट के लिए अगर आप जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, विजिट के लिए जा रहे हो, या फिर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो उस केस में आपको ये कंडीशन नहीं लगेगी। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, या फिर जो लेट्स से इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस अपने एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया क्लाइंट के पास भेज रहा है, उस केस में हमें 182 डेज वाला कंडीशन चेक करना है, 60 डेज वाला कंडीशन नहीं चेक करना है। सेकेंड, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लिविंग इंडिया। इंडियन शिप है, और जैसे आप जानते हो जो शिप्स होते हैं उनका जो ट्रेवल है ना, उनका जो ट्रेवलिंग है, ये कई केसेस में, कई क्रू में, कई जर्नी में, इट कैन बी मोर देन 6 months, इट कैन बी मोर देन 4 months, 6 months और 8 months। इंडिया से निकला, वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से लेट्स से यूएस गए, यूएस से यूके गए, तो वो एक पर्टिकुलर शिप की जो जर्नी है, दैट कैन बी मोर देन 6 months, दैट कैन बी मोर देन 6 months। तो इसलिए उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर क्रू मेंबर को, जो इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन शिप पे है, उस पर्टिकुलर क्रू मेंबर पे टैक्स का जो कंडीशन है, उसके लिए हम 182 डेज का कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज का कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है सेकंड? इंडियन सिटीजन बीइंग क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप पे क्रू मेंबर है, वो भी इंडियन सिटीजन है, और वो जो शिप है उस मेंबर के साथ इंडिया को छोड़ गया है, अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ गया है, तो उस केस में विल चेक 182 डेज कंडीशन इंस्टेड ऑफ 60 डेज कंडीशन। एंड लास्ट वन, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये वाला आप ध्यान देंगे यहाँ पे, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। थर्ड कंडीशन में विजिटिंग इंडिया, विजिटिंग इंडिया, इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया में वो घूमने आ रहे हैं, इंडिया में अपने फैमिली को मिलने आ रहे हैं। अब अगर वो फैमिली को मिलने आ रहे हैं और वहां पे हम 60 डेज वाला कंडीशन लगा देंगे, 60 डेज वाला कंडीशन लगा देंगे कि 60 डेज और 365 डेज वाला कंडीशन लगा देंगे, तो वो अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसलिए यहां पे 182 डेज का कंडीशन लगाया गया है। फिर से समझिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन मतलब सिटीजनशिप उसने इंडिया का लिया है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए बाहर बिजनेस कर रहा है, बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, और वो इंडिया में विजिट करने आता है, या किसी ओकेजन पे आ रहा है, मैरिज ओकेजन पे आ रहा है, और वो मे बी 60 डेज या उससे ज्यादा स्टे कर रहा है, उस केस में अगर हम वहां पे टैक्सेबिलिटी का कंडीशन पुट कर देंगे, तो वो उनका जो विजिट ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए लॉ में ऐसे सिटीजन या ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, विजिट इज द पर्पस, नॉट टू अर्न इनकम, विजिट इज द पर्पस, उस केस में उनको 182 डेज का कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या ये तीनों कंडीशन? यहां पे कोई डाउट है क्या? पार्थ को क्लियर हो गया? व्हाट अबाउट अदर्स? किसी भी कंडीशन में आपको डाउट आ रहा है, पूछिए। सर सेकंड कंडीशन एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्रू मेंबर वाला, फर्स्ट वाले बताना है, प्राची फर्स्ट बताना है, ओके। और यस सर।
सो ये तीनों ने डिसाइड कर लिया था। मैं पहला पूछूंगी, माही पहला पूछ रही है, ऋषभ तीसरा, और एक सेकंड, नेहा सेकंड। ओके चलिए तीनों एक बार और समझ लेते हैं। ओके नेहा, देखिए ये तीन एक्सेप्शनल कंडीशंस है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन इंडियन सिटीजन, और लास्ट वाले में इंडियन ओरिजिन भी रखा गया है, इंडियन सिटीजन। तो ये स्पेशल कंडीशन किसके लिए चेक किया जा रहा है? जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, आर है कि एन आर है, आर है कि एन आर है, जो बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो वो जो एक्सेप्शनल कंडीशन है उसमें हमें बेसिक कंडीशन का फर्स्ट वाला ही लेना है, ए वाला लेना है, और वाला नहीं लेना है, ए वाला ही लेना। और ए वाला क्या बोल रहा था कि 182 डेज या उससे ज्यादा अगर स्टे करता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तब उसे रेजिडेंट मानना है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन सिचुएशंस हैं जहां पे 182 डेज वाला ही कंडीशन हमें चेक करना है। जिसमें पहला क्या बोलता है, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, यहां पे कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है, किस पर्पज के लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सपोज इसको इस तरीके से समझिए कि अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल लेट्स से 19 से, और मार्च 20 ये हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हुआ। अब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इंडिया को मे बी लेट्स जुलाई में छोड़ के जा रहा है, जुलाई में छोड़ के जा रहा है। किस पर्पस के लिए छोड़ के जा रहा है? जुलाई 19 में किस पर्पस के लिए छोड़ के जा रहा है? जुलाई 19 में ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, बाहर किसी कंट्री में जॉब करने के लिए जा रहा है। तो अगर हम अप्रैल से जुलाई तक का काउंट करें, अप्रैल से जुलाई तक का काउंट करें, तो अप्रैल लेट्स से 30 डेज, मई 30, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 एंड जुलाई, लेट्स से ये 3 मंथ ही लेते हैं, तो यू विल फाइंड कि 90 डेज को क्रॉस कर रहा है, 90 डेज को क्रॉस कर रहा है। तो जो बेसिक कंडीशन है उसमें बी कंडीशन जो और वाला है वो कंडीशन तो फुलफिल कर लेगा। क्यों वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है? क्योंकि ये अभी तक इंडिया में ही था और फर्स्ट टाइम वो इंडिया छोड़ के बाहर वो जॉब के लिए जा रहा है। तो जो 365 डेज वाला कंडीशन है, ये जो 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग ईयर वाला जो है, ये तो फुलफिल कर ही लेगा। और वो 90 डेज स्टे कर रहा है, और 90 डेज तक उसके पास लेट से कोई जॉब नहीं था, कोई इनकम नहीं है। 90 डेज तक, अप्रैल से जुलाई तक उसके पास कोई भी इनकम नहीं था, इवन दो इंडिया में ही था। अब जॉब उसे बाहर किसी कंट्री में मिला है जुलाई से, तो जुलाई टू मार्च जो इनकम आएगा वो इनकम तो असेसमेंट ईयर में जाएगा, और ये हैज टू पे टैक्स, कि वो टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो रेजिडेंट प्रूफ हो रहा है, और उसका अगर हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखें तो उसके पास तो इनकम आ रहा है। तो टैक्स लॉ में क्या बोला गया कि ऐसा अगर सिचुएशन आता है जहां पे वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज स्टे करने के बाद किसी और कंट्री में जा रहा है, 182 डेज स्टे करने के बाद किसी और कंट्री में जा रहा है और फिर उसका इनकम जनरेट हो रहा है, तभी टैक्स करें। अगर 182 डेज से कम स्टे किया है उस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब टैक्स तो लगेगा, दैट इज द डिफरेंट मैटर। वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका यहाँ पे NR माना जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जुलाई में अगर वो इंडिया लीव कर रहा है तो उसका स्टे कितना हुआ है? 90 डेज का अगर स्टे है, 90 डेज का स्टे है तो उसको NR माना जाएगा। तो उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो NR के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। बहुत सिंपल समझिए इसको। अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जॉब पर्पस के लिए जा रहा है, तो इंडिया में उसका स्टे अगर 182 डेज से कम है तो वो NR बनेगा।
182 डेज से ज्यादा है तब हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। क्या ये क्लियर हुआ माही? कोई भी पर्सन इंडिविजुअल इंडिया को छोड़ रहा है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया को छोड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो सिचुएशन है वो चेक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टे मोर देन 182 डेज। तो 182 डेज से ज्यादा स्टे किया रेजिडेंट, 182 डेज से कम स्टे किया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन भी बहुत सिंपल है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्रू मेंबर होना चाहिए इंडियन शिप का, इंडियन शिप, क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन, इंडिया को छोड़ गया। शिप अगर इंडिया में ही है और उस क्रू मेंबर को इनकम जनरेट हो रहा है तब तो उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है, तब तो वो रेजिडेंट ही माना जाएगा। लेकिन अगर वही शिप उस क्रू मेंबर को लेके इंडिया से बाहर चला गया है, अब उसका सोर्स ऑफ इनकम दैट कैन बी फॉरेन और दैट कैन बी इंडियन, बट अगर वो शिप इंडिया को छोड़ के बाहर चला गया है तब हम उसका 182 डेज वाला कंडीशन चेक करेंगे कि वो इंडियन शिप उस क्रू मेंबर को लेके कब बाहर गया है, उस पर्टिकुलर क्रू मेंबर का स्टे इंडिया में कितना है। इफ इट इज मोर देन 182 डेज या 182 डेज है तभी उसको रेजिडेंट मानना है। इफ इट इज लेस देन 182 डेज तो उसको नॉन रेजिडेंट मानना है। नेहा, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ओके, लास्ट वन वाला विजिट पर्पस के लिए, टूर के लिए या किसी ओकेजन में, दिवाली में आ रहे हैं या ओणम में आ रहे हैं या किसी मैरिज के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहा है? एक तो वो इंडियन सिटीजन जो बाहर जॉब कर रहा है या फिर वो दूसरा सिटीजन है जो इंडियन ओरिजिन का है। सुंदर पिचाई हो गया, सत्य नाडेला हो गए, या ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर सेटल हो चुके। इंडियंस यहाँ पे मतलब क्या है? इंडियन ओरिजिन है ना, इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो बाहर सेटल है, मतलब बाहर का सिटीजनशिप ले चुके हैं, पर इंडिया वो केवल टूर करने या विजिट के लिए आ रहे हैं या अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए आ रहे हैं या किसी ओकेजन पे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम 182 डेज का कंडीशन चेक करेंगे। अगर 182 डेज से ज्यादा स्टे करते हैं इंडिया में, विजिट के लिए हैं पर 182 डेज से ज्यादा स्टे करेंगे तब हम उनको रेजिडेंट मानेंगे। क्या ये क्लियर हुआ? थर्ड वाला ऋषभ क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल चेक रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF का हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। तो ऊपर वाला प्राची कौन सा क्लियर नहीं हुआ? थर्ड क्लियर नहीं हुआ? अरे थर्ड तो बड़ा आसान है प्राची। थर्ड तो कोई भी एक इंडियन सिटीजन है जो जॉब के लिए बाहर चला गया, सिटीजनशिप इंडिया का है, ठीक है, पर वो बाहर जॉब कर रहा है। जैसे अरब नेशंस में काफी इंडियंस हैं, कुवैत में है, इराक में है, ईरान में है, UAE में है, बहुत सारे इंडियन हैं, इंडियन सिटीजनशिप है, केवल जॉब के लिए वो बाहर गए, पर बीच में वो विजिट के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए या किसी शादी में या किसी ओणम में ऑब्वियसली पर, अच्छा ओमान में है, दुबई में है, ओमान में है, ऐसे बहुत सारे अरब नेशंस हैं जहां पे इंडियन सिटीजन जॉब के लिए गए और वो इंडिया में कभी कभी आ रहे हैं, लेट्स से अपने फैमिली को मिलने के लिए या किसी शादी में, किसी ओकेजन पे, दिवाली में आ रहे हैं, ओणम में आ रहे हैं, और वो इंडिया में विजिट, सो उनका पर्पस इंडिया में इनकम जनरेट करना नहीं है, उनका पर्पस इंडिया में केवल विजिटिंग है, टूर है, विजिटिंग है। तो वो इंडियन सिटीजन या फिर वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है पर इंडिया के सिटीजन नहीं है और वो भी इंडिया में अपनी फैमिली मेंबर से मिलने आ रहे हैं, तो उनके लिए भी 182 डेज का कंडीशन चेक करना है। देखिए पर्पस यहां पे क्लियर होना चाहिए कि पर्पस ऑफ दीज इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन इज ओनली फॉर विजिटिंग पर्पस, नॉट फॉर एनी बिजनेस, नॉट फॉर एनी इनकम।
इनकम कमाने या फिर बिजनेस करने इंडिया में आ रहे हैं, तब वो 182 डेज वाले कंडीशन में नहीं आएंगे। जो नॉर्मल कंडीशन है वही चेक किए जाएंगे। अगर उनका ऑब्जेक्टिव, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ऑब्जेक्टिव इंडिया में केवल विजिट करना है या अपने रिलेटिव से मिलना है, तब उनका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट 182 डेज के बेसिस पे चेक किया जाएगा। प्राची, क्या अभी समझ आया? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंडीशन चेक करने के लिए फॉर इंडिविजुअल पर्सन में इंडिविजुअल का हमने चेक किया। अब नाउ वी हैव टू चेक रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्लीज नोट हियर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डजंट रिलेटेड विद रिलीजन। ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये टैक्स में मेंशन किया गया है फॉर द कॉमन सोर्स ऑफ इनकम। यहां पे इनकम के बेसिस पे अनडिवाइडेड फैमिली का रिलेशन है, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। आई होप आप ये इस बात से क्लियर रहो, ठीक है? तो अब HUF किसे कहते हैं या किस कंडीशन हम HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे? तो यहां पे ध्यान देंगे, अगर फैमिली का, ये फैमिली यहां पे वर्ड यूज किया जाएगा जब भी HUF की बात की जाएगी, यहां पे फैमिली वर्ड यूज किया जा रहा होगा, या फैमिली इनकम की बात की जाएगी, या फैमिली बिजनेस की बात की जाएगी। आप HUF से क्या समझते हैं, एक बार बताइए तो एवरीवन। HUF को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता इज हेड ऑफ HUF। कर्ता कौन है? अगेन प्राची, इट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। यस, कर्ता इज हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर, हेड ऑफ द मेंबर, है ना? कर्ता इज हेड ऑफ द फैमिली एंड इंडिविजुअल हु इज मेजॉरिटी हैव राइट। ओके, मेल मेंबर ऑफ फैमिली। ओके ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म। ओके, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो HUF के अंदर आएगी? इज इट नेसेसरी ज्वाइंट फैमिली HUF के अंदर आएगी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, ज्वाइंट फैमिली रहना जरूरी नहीं है। यस पार्थ, इट इज रिलेटेड टू फर्म और एसोसिएशन और बिजनेस। यस, ऑब्वियसली राइट, परफेक्ट। सो यहां पे जब हम HUF की बात कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू फैमिली बिजनेस, एक कॉमन बिजनेस हो या एक कॉमन सोर्स ऑफ इनकम हो। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली के सभी मेंबर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी इज नॉट HUF। इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, या बिजनेस के अलावा एक और कंडीशन हो सकता है, दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी HUF का पार्ट बन सकता है। 5% सिचुएशन है, 95% कंडीशन है कि देयर इज अ बिजनेस विच इज रन बाय फैमिली मेंबर्स। तो वो फैमिली मेंबर्स उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम HUF के अंदर लेते हैं। तो वो बिजनेस या फर्म जो एक फैमिली मेंबर्स रन कर रहे हैं, उसमें जो एल्डर पर्सन है, दैट ही विल बी कॉल्ड एज कर्ता। उसे हम कर्ता कहेंगे, कर्ता कहेंगे, या उसे हम मैनेजर कहेंगे, मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर HUF। ठीक है? तो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है। और अगर रेजिडेंट है तो OR और NOR भी बन सकता है। OR और NOR भी बन सकता है। ठीक है? तो HUF, जब हम किसी बिजनेस HUF बिजनेस की बात करेंगे या HUF
के किसी भी कॉमन इनकम की बात करेंगे, सो वी हैव टू चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता, राइटली सेड बाय एवरीवन, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता। अब कर्ता कौन है? कर्ता इज द एल्डर पर्सन और हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एचयूएफ। उस एचयूएफ का जो हेड होगा उसको हम कर्ता कहेंगे, और कर्ता के कंडीशंस, जो बेसिक और एडिशनल कंडीशंस हमने चेक की है फॉर एन इंडिविजुअल, वही बेसिक एडिशनल कंडीशन विल चेक फॉर कर्ता, और उसके बेसिस पे हम एचयूएफ को रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिसाइड करेंगे। क्लियर हुआ क्या? चलिए कंडीशंस चेक कर लेते हैं। यस, ओके, कंडीशंस चेक कर लेते हैं। सो नाउ रिलेटेड टू एचयूएफ, है ना, एचयूएफ का अगर हमें चेक करना है तो रेजिडेंट हो सकता है, एनआर हो सकता है, ठीक है। रेजिडेंट है तो ओआर और एनओआर बन सकते हैं। यहां पे जब हम इसका कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो प्लीज नोट हियर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो एचयूएफ है, जो बिजनेस है, जो एचयूएफ है, जो बिजनेस रन हो रहा है, जो कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है सभी मेंबर का, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, उस बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां हो रहा है, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज होली और पार्टली इन इंडिया, है ना, उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में कंप्लीटली हो रहा है या सम पोर्शन हो रहा है, ये दोनों अगर वो सिचुएशन है कि वो जो मैनेजमेंट है वो होली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया है, तो इस केस में उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। इफ बोथ होली और पार्टली ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मींस कंप्लीटली इट इज आउटसाइड इंडिया, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ इज आउटसाइड इंडिया, मींस एवरी डिसीजन इज टेकन, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आउटसाइड इंडिया है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, लक्ष्मी नारायण मित्तल का जो स्टील का बिजनेस है, लक्ष्मी नारायण मित्तल का जो स्टील का बिजनेस है, इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन यूके, इवन दो लक्ष्मी नारायण मित्तल इज फ्रॉम इंडिया, इवन दो उनका कुछ बिजनेस इंडिया में है, बिजनेस रन हो रहा है, लेकिन जो डिसीजंस लिए जाते हैं या जो करता है वो पूरा मैनेजमेंट और डिसीजन आउटसाइड इंडिया में ले रहा है, तो उस सिचुएशन में दैट एचयूएफ इज एनआर। क्या ये क्लियर हुआ पॉइंट? एचयूएफ के केस में फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन हमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि डिसीजन या कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहां पे है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, बिजनेस के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहां लिया जा रहा है, क्या वो पर्टिकुलर कर्ता जो है वो इंडिया में आके डिसीजन ले रहा है या इंडिया के बाहर डिसीजन ले रहा है। इफ ऑल डिसीजन आर टेकन आउटसाइड इंडिया, अगर सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? यस, ऋषभ क्लियर हो गया? ओके, अब अगर हमें चेक करना है कि वो रेजिडेंट हो गया है, क्या हम उसे ओआर कहेंगे, एनओआर कहेंगे, तो उसके लिए हमें कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। जो एडिशनल कंडीशन हमने इंडिविजुअल के लिए चेक किया था, वही एडिशनल कंडीशन नाउ वी हैव टू चेक फॉर कर्ता। जैसे लक्ष्मी नारायण मित्तल के केस में लक्ष्मी नारायण का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, एडिशनल जो कंडीशंस हैं, है ना, या हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं, है ना, हिंदुजा ब्रदर्स जो हैं, जो स्वराज माजदा ये जो गाड़ियां हैं ये हिंदुजा ब्रदर्स की हैं, दे ऑल आर सेटल इन यूके, उनका सिटीजनशिप यूके का है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उनका यूके में है, बिजनेस उनका इंडिया में रन हो रहा है। अब वो डिसीजन कहां से ले रहे हैं? अगर कंप्लीट डिसीजन आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट है,
अगर सम ऑफ द डिसीजन दे टेक इन इंडिया, वो इंडिया में आते हैं और कुछ डिसीजन यहां आके लेते हैं, तो वो रेजिडेंट के अंदर आएंगे। अब हम उसे रेजिडेंट के अंदर आ रहे हैं, अब हमें यह डिसाइड करना है कि वो ओआर है कि एनओआर है। इन दैट केस वी हैव टू चेक द कर्ताज रेजिडेंशियल पोजीशन। जो एडिशनल कंडीशन चेक करना है, क्या चेक करना है कि एटलीस्ट 2 years they are resident in preceding 10 previous years। तो उस कर्ता का हम रेजिडेंट चेक करेंगे कि वो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में, रिलेवेंट ईयर के पीछे के 10 साल में क्या वो 2 years रेजिडेंट प्रूव हुआ है। अगर वो रेजिडेंट प्रूव हुआ है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एचयूएफ विल बी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगा और वो ओआर में आ सकता है। जो सेकेंड कंडीशन है वो हम ये चेक करेंगे कि क्या कर्ता फिजिकली 730 डेज या उससे ज्यादा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल में स्टे किया है। देखिए ये वही है, यस ऋषभ, जो हमने इंडिविजुअल का चेक किया था, ये हम यहाँ पे कर्ता का कंडीशन चेक करेंगे। तो एचयूएफ का हमें डिसीजन लेना है कि एचयूएफ जो है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है, ओआर है कि एनओआर है। ओआर है, एनओआर है, ये डिसीजन लिया जाएगा कर्ता के रेजिडेंशियल पोजीशन के बेसिस पे। और रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, ये डिसीजन लिया जाएगा कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो डे टू डे डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के, वो डिसीजन या रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, उसके बेसिस पे चेक किया जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ एचयूएफ का? क्या एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस को आप समझ पाए? एवरीवन प्लीज कंफर्म। ओके ग्रेट। बाकी के बहुत फास्ट मूव करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। इसी में था, इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही थे, थोड़े सिचुएशंस हमें चेक करने थे। बाकी में बहुत आसान है, जैसे फर्म है, एओपी है, एलएलपी है या बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड कंपनी। अगर एओपी है, बीओआई है, उस केस में हमें क्या चेक करना है? पर फर्म एओपी बीओआई हमें ये चेक करना है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, इफ इट इज होली और पार्टली इन इंडिया तो वो रेजिडेंट होगा। अगर ये कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, नॉन रेजिडेंट है। फिर से समझिए यहाँ पे, अगर हमें फर्म का, एओपी का, बीओआई का, सिंपल है, कंपनी को छोड़ना है, एचयूएफ को छोड़ना है और इंडिविजुअल को, ये तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी पर्सन की कैटेगरी में आए, बाकी कोई भी पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं, उन पर्सन की कैटेगरी में का हमें ये चेक करना है कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट मींस डिसीजन कहाँ लिया जाता है। अगर डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, रेजिडेंट है, इंडिया से बाहर लिया जा रहा है, नॉन रेजिडेंट है। इसमें हमें ओआर और एनओआर कुछ भी चेक नहीं करना है। क्लियर है? एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो एओपी, बीओआई या फिर एलएलपी, फर्म है ना, कोई अथॉरिटी हो गई, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी हो गई, ऐसा कोई भी है, कोई भी इस तरीके कोई एसोसिएशन है, तो उसमें केवल हमें यह चेक करना है कि वो उसका जो डिसीजन है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है। रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, रेजिडेंट, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया है, नॉन रेजिडेंट। लास्ट हम लोग चेक करेंगे फॉर एनी कंपनी। कंपनी का अगर हम देखें, है ना, कंपनी का अगर हमें देखना है, तो अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट मानना है। इसमें ये हमें चेक नहीं करना है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कुछ नहीं। इंडियन कंपनी है, टाटा है, बिरला है और इवन रिलायंस है और एनी कंपनी यू नेम इट, आईसीआईसी है, कोई भी बैंक ले लीजिए, ये सभी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी रेजिडेंट है। कुछ एनआर, एनओआर, ओआर कुछ चेक नहीं करना है। इंडियन कंपनी जैसे पता चले इंडियन कंपनी रेजिडेंट। अब बात आती है कि अदर कंपनीज जो इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे एचएसबीसी।
है ना, हांगकांग शंघाई जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन, HSBC हो गया या IBM हो गया, गूगल हो गया, गूगल का भी कुछ ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, डेल हो गया, इसके ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, तो ये जो कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनी नहीं है, इसमें अब हमें चेक करना है क्या जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में होली है, कंप्लीटली अगर इंडिया में है, कंप्लीट डिसीजन इंडिया में लिया जाता है तो वो रेजिडेंट है, और अगर वो होली और पार्टली आउटसाइड है, नॉन रेजिडेंट है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के लिए। जैसे ABB है, ABB का नाम सुने क्या? एशियन ब्राउन बॉबरी, ABB नहीं सुने हैं ABB? ओके, जिलेट, ओके जिलेट का नाम सुने हैं एटलीस्ट, जिलेट, ओके जिलेट का नाम सुने। तो लेट से जिलेट का एक सब्सिडरी, जिलेट इंडिया ऐसे करके एक सब्सिडरी है, जिलेट डैश इंडिया। तो वो इवन दो जिलेट कंपनी जो है US की है, बट उसकी एक सब्सिडरी इंडिया में बनाई गई जिसे जिलेट डैश इंडिया कह रहे हैं, और सारा ऑपरेशन, बिजनेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा चीज इंडिया में हो रहा है, तो उसे रेजिडेंट कहेंगे। जिलेट लेंगे तो जिलेट के भी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जिलेट डैश इंडिया नहीं, जिलेट ले रहे हैं, तो वो उसका क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस डिवीजन सब आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। दो सिचुएशन बता रहा हूं। अगर ऐसा है जिलेट डैश इंडिया ये है, और सारा डिसीजन इस कंपनी का इंडिया में लिया जा रहा है, सारा डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, बिजनेस इंडिया में हो रहा है, ये रेजिडेंट है। पर वहीं पे वो फॉरेन कंपनी जिसका कंट्रोल आउटसाइड है, कंप्लीटली और पार्टली कंट्रोल आउटसाइड है, केवल बिजनेस इंडिया में कर रहा है, प्रोडक्शन बाहर कर रहा है, यहाँ आके बेच रहा है, या प्रोडक्शन यहाँ कर रहा है पर सारा डिसीजन बाहर लिया जा रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। कंपनी के केस में इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट कह देना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना है। अगर इंडियन कंपनी नहीं है, फिर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या कंप्लीट मैनेजमेंट और डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, क्या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, तभी उसे होली इन इंडिया बोला जाएगा। इन दैट केस इसको हम रेजिडेंट मानेंगे। और अगर उसका कोई भी पोर्शन, पार्ट रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है, सिंपल रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? कंपनी का ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इंसिडेंस ऑफ इनकम। जो अभी तक आपने डिस्कस किया कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये हमने क्यों किया है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी, टैक्स कब लगाना है, किस सिचुएशन में टैक्स लगेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे विल क्लोज हियर। नो डाउट, नो डाउट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।